हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं प्रीएम्बल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशंस एट अ ग्लैंस के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें हम पहले से प्रीएम्बल के बारे में बात करेंगे, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर देखेंगे कि कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या क्या बताते हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं, और प्लस कितने शेड्यूल्स हैं और ये कहाँ से कहाँ तक हैं। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे वीडियो से और लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और बने रहें अंत तक। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो जो टर्म प्रीएम्बल रिफर करता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली जो प्रीएम्बल है ये इंट्रोडक्शन और प्रीफेस भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली प्रीएम्बल ये इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है। मतलब कि आपको प्रीएम्बल पढ़ेंगे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, मतलब इसमें कौन से प्रोविजंस हैं, सब कुछ एक तरीके से आगे पढ़ते हैं कि इट कंटेन्स द समरी। इसमें क्या है, समरी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूरी समरी है। मतलब आपको अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, संविधान को समझना है, तो आप प्रीएम्बल के थ्रू समझ सकते हैं कि हाँ संविधान में क्या लिखा हुआ है। ओके, सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल। इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला देश है जिसने प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा पहला देश है जिसने प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा था, तो वो अमेरिका है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस drafted and moved by Pandit Nehru and adopted by Constitution Assembly. Actually 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जो बाद में जाके नवंबर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको अडोप्ट किया और प्लस इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था, जिसको प्रीएम्बल का नाम दिया गया, प्रीएम्बल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो देखिए ये ओरिजिनल जो भारत के संविधान में प्रीएम्बल ऐड किया गया, इस तरीके से ऐड किया। ये ओरिजिनल फोटो है संविधान की। ओके, तो बात करते हैं आगे। क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रीएम्बल में क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है कि वी मतलब हम, वी मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity with assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Okay. इसे बोल रहा है कि वी, हम इसमें एक एक शब्द का मतलब समझने वाले हैं कि वी का मतलब क्या है, हम। तो हम मतलब द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वी का मतलब क्या होगा कि जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, ये जो संविधान बनाया है वो वी मतलब जो पीपल ऑफ इंडिया उनके द्वारा और उनके लिए बनाया गया है। तो जो पीपल ऑफ इंडिया वो ऐसा सोर्स है, ऐसा पावर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के लोगों से ही आया है, भारत के लोगों के लिए है। तो इसमें वी का मतलब ये है। ओके,
सोवरेन बात करता है कि संप्रभु की, कि जो हमारा जो देश है वो संप्रभु है, कि हमारा देश पे किसी और देश का डोमिनेशन नहीं है। डोमिनेशन मतलब आधिपत्य नहीं है। हमारे देश अपनी पॉलिसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी बनाने के लिए बिल्कुल फ्री है, कि कोई और देश हमारे कोई इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सोवन है। सोशलिस्ट मतलब हमारा देश सोशलिस्ट है। हम आगे डीपीएसपी पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट की बात करता है डीपीएसपी में। तो सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। समाजवाद, यहाँ पे समाजवाद का क्या मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सभी में इक्वल बांटे जाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अनइक्वलिटी, कि कोई अनइक्वलिटी ना करते हुए जितने भी रिसोर्स हैं भारत में वो सभी के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब कि हमारे देश का कोई भी रिलीजन नहीं है। मतलब कि हमारे देश के लोग तो रिलीजन्स को रख सकते हैं पर हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक, की हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार रहेगी, मतलब जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार रहेगी, डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक का मतलब कि जो गणराज्य, मतलब जो हेड ऑफ द नेशन होगा, हेड ऑफ नेशन, वो क्या होगा, वो इलेक्टेड होगा। ओके। इरिस्पेक्टिव जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्राउन है, तो वो क्राउन इलेक्टेड नहीं है। मोनार्की, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, मतलब जो क्राउन है वो इलेक्टेड नहीं है बल्कि वो हेरिडेटरी है। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो हेड ऑफ द रिपब्लिक यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं, ये क्या होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक हिंदी में है भारत का संविधान। ओके, ठीक है। ओके, बात करते हैं जो प्रियम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, की आज प्रियम्बल में क्या है। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब ये प्रियम्बल का सोर्स है, कि जो सोर्स क्या है प्रियम्बल का, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग सोर्स हैं। नेचर ऑफ स्टेट्स कैसा है, मैंने आपको बताया कि सोवरन है, संप्रभु हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हैं। ओके, अब 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। हमारे संविधान में 3 प्रकार के जस्टिस का प्रावधान रखा गया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और पॉलिटिकल न्याय सबको इक्वल दिया जाएगा। 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, बिलीफ की आज़ादी है, फेथ और वर्शिप की आज़ादी दी गई है। ओके, दो प्रकार की इक्वलिटी दी गई है, स्टेटस की इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी। मतलब हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे कि किस और भी कि कितने प्रकार की इक्वलिटी दी गई हैं, कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी के अलावा। पर ये दोनों जो मेन है, स्टेटस मतलब सभी को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा और सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ओके, और फ्रैटर्निटी मतलब बंधुत्व की, और फ्रैटर्निटी करना है, एंड डिग्निटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कि को मतलब फ्रैटर्निटी एश्योर करनी है, और जो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बनाना है। और ये कब अडॉप्ट किया गया, ये नवंबर 1949 को, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, हाँ ओके। अब मैं बताता हूँ कि जो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक तो सोशलिस्ट वर्ड नहीं था और एक था इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो 42nd अमेंडमेंट आया था, हमने पिछले वीडियो में इसकी बहुत बार बात की है, 1976 में। ओके, तो इसमें जो इंदिरा गांधी जी के टाइम की गवर्नमेंट थी वो लाई थी, जिसमें उन्होंने सोशल और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को ऐड करा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले ये नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, कि प्रियम्बल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं सॉरी। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, कि जो प्रियम्बल है वो अपनी अथॉरिटी
पीपल ऑफ इंडिया से ड्राइव करता है। नेचर ऑफ स्टेट क्या है कि जो सोवन संप्रभु है, कि किसी और देश का आधिपत्य नहीं है, हमारा देश फ्री है अपनी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज हर चीज़ सभी सारे निर्णय लेने के लिए। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों जाएंगे अमॉन्ग ऑल द पीपल्स। सेकुलर कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक मतलब जो भी सरकार चुनी जाएगी वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, मतलब लोगों का शासन होगा एक तरीके से। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाएंगे सांसद में जाके वो उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। और जो रिपब्लिकन पॉलिटी है कि गणराज्य है, हेड ऑफ द जो नेशन है वो एक्चुअली इलेक्टेड है, रिप्रेजेंट इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट्स जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। ओके, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये स्पेसिफाई करता है लिबर्टी को, जस्टिस को, इक्वलिटी को और फ्रेटर्निटी एज दी ऑब्जेक्टिव्स। ओके, और प्लस कब एडॉप्ट किया गया, ये नवंबर 26 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया गया। ओके, आगे चलते हैं। प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली अब हमने प्रियम्बल तो पढ़ लिया, पर लेकिन काफ़ी सारे केस आए बाद में कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है। ओके, तो पहला केस आया बेरोबारी यूनियन केस। तो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रियम्बल शोज दैट इज जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरोबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो जनरल पर्पस दिखाता है, जो सेवरल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, और दस ये की है माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये की है जो मेकर्स थे उनके माइंड की है। तो तो डिस्पाइट द रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, द सुप्रीम कोर्ट स्पेशली ओपाइंड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बेरोबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये मतलब कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पर लेकिन फिर केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन। सो ये दोस्तों ओके, आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अर्लियर ओपिनियन और कहा कि हाँ प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फिर तब से ही जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आया LIC ऑफ इंडिया केस 1995, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाँ प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। पर लेकिन ये भी कहा कि बेशक पार्ट है, पर लेकिन प्रियम्बल इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेटर नोर अ प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेटर। कि प्रियम्बल ना तो लेजिस्लेटर के लिए सोर्स ऑफ पावर है, ना ही ये कोई भी जो लेजिस्लेचर की पावर है उसको प्रोहिबिट करता है। एक और कहा कि ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कि इस जो हनन होता है प्रियम्बल के कोई भी प्रोविज़न का, तो आप इसको लेके कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, ये एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके, अब बात आती है कि क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। तो ये कंट्रोवर्सीज उठी कि जो द क्वेश्चन as to whether the preamble can be amended under the Article 368 of the Constitution arose for the first time in the historic case of केशवानंद भारती के 1973। तो जो ये क्वेश्चन है कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत, ये पहले फर्स्ट टाइम हुआ इन द हिस्टोरिक केस ऑफ केशवानंद भारती केस 1973। ओके, तो पहली बार ये केस आया था। तो इट वाज आर्ग्यूड दैट प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्ग्यू दिया कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। द पिटिशनर कंटेंटेड दैट द अमेंडिंग पावर ऑफ द आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज्ड और डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एंश्राइंड इन द प्रियम्बल। उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक ढांचा है जो जिसको प्रियम्बल दर्शाता है, तो फिर हम इसको अमेंड करके उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का।
The court stated that the opinion tendered by it in the Peruvian Union 960 in this regard was wrong. कोर्ट ने कहा कि जो उसकी स्टेटमेंट थी 1960 में वो गलत थी और इसने कहा कि यस प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, कि प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डेट नो अमेंडमेंट इज डन ऑन द बेसिक फीचर्स। तो केशवन भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट एक नया बेसिक स्ट्रक्चर लाया, बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ी सी ग्लांस लेते हैं कि क्या है ये। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस बेशक आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, पर लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल नहीं छू सकते, बिल्कुल भी नहीं छू सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ये बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन का। जब आप इसको ही बदल देंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। तो लेकिन नहीं, आप इसको नहीं बदल सकते हैं। आप आर्टिकल 368 के तहत अमेंड कर सकते हैं, पर लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल सकते हैं। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसमें कुछ चीज़ ऐड करता रहता है, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऐड करता रहता है। इसके बारे में हम आगे एक बिल्कुल वीडियो लाएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स को लेकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी एक बात नोट करने की बात ये है कि प्रीएम्बल अभी तक एक बार अमेंड हुआ है 1976 में, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 3 नए वर्ड्स जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रीएम्बल। सॉरी, मैं पहले सेकुलर भूल गया था बताना पर यहाँ पे मैंने ऐड करा है। तो वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऑफ द प्रीएम्बल, तो अमेंडमेंट वैलिड था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि हाँ आप बदल सकते हैं, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल समाप्त होता है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस देखते हैं एक बार। ओके, तो जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें हमारा एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। सॉरी, ये गलती से डल गया है, 2018 नहीं है, वो टाइम मिस प्रिंटिंग हो गई है। और आज प्रीएम्बल है एक 465 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, ओके, तो हम कवर करते हैं एक एक पार्ट्स को प्लस उसमें दिए आर्टिकल्स। देखिए, हमारा पार्ट 1 बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये आर्टिकल 1 to 4 में कवर होता है कि यूनियन और एंड इसकी टेरिटरीज़ के बारे में, कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बस ये आप याद रखिए कि हाँ, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में बताता है। मैं आपको इसकी शॉर्टकट भी बताऊंगा इन्हें याद करने की, तब तक आप जुड़े रहिए। सिटीजनशिप जो 5 से 11 आर्टिकल में है, जो भी पार्ट 2 में आता है। फंडामेंटल राइट्स ये आर्टिकल 12 से 35 में है। पार्ट 3 में आते हैं डीपीएसपी 36 से 51 तक, आर्टिकल फोर्थ पार्ट में आते हैं, प्लस 4th ए, ये भी 42nd अमेंडमेंट में 1976 में जोड़ा गया था। ओके, ये 51 ए में आता है। देखिए, जिसमें ये भी कैपिटल ए आ गया है, कोई मतलब कैपिटल लेटर आ गया, तो ये समझ लीजिए कि ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। फिर 5th में आता है यूनियन गवर्नमेंट, जो 52 से 151 तक है, आर्टिकल 52 से 151 तक। इसमें हमारे 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। चैप्टर 1 बात करता है एग्जीक्यूटिव के बारे में, चैप्टर 2 बात करता है पार्लियामेंट के बारे में, चैप्टर 3 बात करता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी, और चैप्टर 5 बताता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ये आर्टिकल कवर करते हैं
एग्जीक्यूटिव 52 से 78, पार्लियामेंट 79 से 122। एक्चुअली आपको ये याद करनी जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन दे दिया जाता है कि हाँ कि प्रेसिडेंट के बारे में किस में दिया गया है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 256, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360। तो अब आपको पता है कि हाँ कि प्रेसिडेंट कह रहे हैं 52 से 151 के बारे में दिया हुआ है, तो आप तुरंत टिक लगा देंगे कि हाँ ओके कि 52 की आर्टिकल 52 सही है मेरा, क्योंकि इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें इमरजेंसी दिया है, इसमें भी इमरजेंसी के बारे में दिया है। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि कहाँ से कहाँ तक कौन से आर्टिकल आते हैं। ओके ओके फिर आगे हमारा पार्ट 6 द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसमें भी जनरल आ गया जो 152 से है, एग्जीक्यूटिव हो गया, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं 153 से 167, स्टेट लेजिस्लेचर 168 से 212, लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर की क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं ये 213, हाई कोर्ट्स 214 से 232 और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स 233 से 237 हो गया। ओके फिर आता है ये पार्ट 7। एक्चुअली ये स्टेट्स जो पार्ट बी में थी, एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो स्टेट्स थी वो ए बी और सी भाग में बटी हुई थी। तो जो पार्ट बी के तो शेड्यूल्स थे वो इसमें दिए हुए थे, जिसको डिलीट कर दिया गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 8 में बात की गई यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो 239 से 242 तक आता है। 9th में बात की पंचायत के बारे में 243 से 243 ओ तक जाते हैं। फिर 9th ए और ये इसमें बात की म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में जो 243 पी से 243 जेड जी तक जाते हैं। फिर बात की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में 243 जेड एड से 243 जेड टी तक जाते हैं। 10th में बात की है शेड्यूल ट्राइबल एरियाज 244 से 244 ए। ओके 11th में क्या रिलेशन है यूनियन और स्टेट्स के 245 से 263। इसमें चैप्टर हैं 2 चैप्टर, चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशन जो 245 से 255 तक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 256 से 263 तक आर्टिकल दिए हुए हैं। ओके अब फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स, तो जो इस ये फाइनेंस से रिलेटेड है, इसमें चैप्टर 1 फाइनेंस जो 264 से 291 तक है, बोरोइंग से रिलेटेड 292 से 293 तक है। चैप्टर 3 आता है प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स ऑब्लिगेशन स्वीट्स, ये 294 से 300 तक है। फिर आता है चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टी, ये 300 ए, ये हमारा 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ऐड किया गया था। पहले ही हमारा फंडामेंटल राइट्स था, जिसको बाद में 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू यहाँ पे ला दिया गया और लीगल राइट बना दिया। फिर 13 में बात करते हैं ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया 301 से 307 तक। 14 में सर्विस अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स के बारे में, जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। यूपीएससी हो गया आपका, एसपीएससी हो गया, इनके बारे में बात करता है। ओके नाउ ये 14 ट्राइब्यूनल्स, ये 323 बी में आता है। इलेक्शन 324 से 329 ए में आते हैं। जो स्पेशल प्रोविज़न दिए हैं सर्टेन क्लासेस के लिए, वो आर्टिकल 16 में पार्ट 16 में आर्टिकल 330 से 342 में आते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये 343 से 351 आर्टिकल में आते हैं। इसमें 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4। लैंग्वेज ऑफ यूनियन, रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्पेशल डायरेक्टिव्स। फिर 18 आता है जो इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करता है, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360। मिसलेनियस हैं जो 361 से 367 के बारे में बात करते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न 369 से 392 और जो शॉर्ट टाइटल्स 12 22।
शो टाइटल्स कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी एंड रिपील्स, ये इसमें देगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो 22 आर्टिकल्स हैं, पर मैंने 22 24 5 बताया था। तो मैं देखो आपने ध्यान दिया यहाँ पे ए है, एक वो हो गया था, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 22 प्लस 3 हुए ना 25। तो इसलिए 25 पूरे हैं, और ये बाद में ऐड किए गए थे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पार्ट कैसे चेंज हुए 22 से इन 1949 टू 25 नाउ, जो अब 25 है, 1949 में 22 थे। तो डिलीशन हुआ पार्ट का 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, 7th पार्ट 7 मैंने बताया था, प्लस एडिशन हुआ 4A 9th A 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, 10th A 74 अमेंडमेंट एक्ट, और पार्ट 9th भी ये 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया। ओके, अब बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले मैं आपको पहले वाले की ट्रिक बता देता हूँ। तो बात करते हैं, ट्रिक है इसकी, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी। उसको मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आ गया, इसमें सिटीजनशिप आ गया, फंडामेंटल राइट्स आ गए, DPSP आ गए, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गए, यूनियन आ गया, स्टेट्स, और ये रिपेल कर दिया है जो पार्ट वी के स्टेट्स थे। तो उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, पर मुझको उसने चोर समझा। ओके, तो पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटीज़, ये यू दोनों इसमें ऐड हो गए, ये नहीं। और यहाँ पे इसी से आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ओके, और प्लस एस से आ गया जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात की गई है। तो उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, पर मुझको, सॉरी यहाँ पे यू आएगा, यूनियन टेरिटरीज, यूटी के बारे में ना, तो उसको उसने पर मुझको चोर समझा। मैं फिर से बताता हूँ आपको, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझको चोर समझा। तो ये याद रखना ज़रूरी है। ओके, अब आगे आगे की बात करते हैं। यहाँ तक तो आसान था। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, RFT STEP। RFT मतलब जो रिलेशंस हैं यूनियन और स्टेट्स के, इसमें फाइनेंस हो गया, यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स हो गया, सॉरी ट्रेड हो गया, ओके। इसमें हो गया, एस में जो सर्विसेज हैं यूनियन और स्टेट्स के अंदर, यहाँ पे आगे इसमें आया आपका ट्राइब्यूनल्स, यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स आ गया, TRIBUNALS, ठीक है। इसमें आ गया आपका इलेक्शंस, ओके, और इसमें आ गया कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं सर्टेन क्लासेस को, RFT स्टेप, ओके। तो यहाँ तक हमारे 16 आर्टिकल्स कवर हो चुके हैं, 16 पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा LEMATS, लिमेट्स याद कर लीजिए, और इसका कोई वो नहीं है। तो लिमिट्स में क्या आ गया, इसमें आ गया लैंग्वेजेस, ओके। इसमें इससे आ गया इमरजेंसी, ओके। तो इसमें आ गया कुछ मिसलिनियस दिया गया है, और ओके, ए में आया आपका जो अमेंडमेंट है, टी में आया आपका जो कुछ टेम्परेरी प्रोविज़न दिए गए हैं, और एस
एस में शॉर्ट टाइटल्स, तो ये याद कर सकते हैं LEMATS, लीमेट्स। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस की। इसमें बारे में मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ। देखो, पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल बताता है नेम एंड द स्टेट्स ऑफ द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, टी। ओके। सेकंड बताता है प्रोविजंस जो रिलेटेड है इन्वॉल्वमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस को लेकर, तो यहाँ पे आ गया ई। फिर थर्ड बात करता है फॉर्म्स एंड अफर्मेशंस, तो यहाँ पे आ गया ए, तो TEA। फिर RS, यहाँ पे ये क्या बन गया, टीयर्स। ओके, ये टीयर्स बन गया। ये RS मतलब राज्यसभा, अभी आगे वाले उसमें आ रहे हैं। ओके, तो TEAR, देखिए ये R आ गया राज्यसभा, जो राज्यसभा को जो सीट एलोकेट की जाते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। फिर एस मतलब कुछ शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, तो TEARS। ओके, अब बात करते हैं आगे वाली स्लाइड में टीयर्स, सॉरी, ओके, यहाँ पे टीयर्स ये आ गया ओ मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं। सॉरी दोस्त, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, सॉरी, ये वो कुछ गड़बड़ हो गई थी, अब सब सॉर्ट आउट हो गया है। तो यहाँ पे हमने कहाँ पे बात कर ली है, एस तक बात कर ली है। TEARS, टीयर्स, और टीयर्स OF मीन्स क्या हो गया, देखिए एस तक बात कर लिए कि राज्यसभा में जो सीट दी गई है R, और एस से जो स्पेशल प्रोविज़न है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को लेकर। फिर यहाँ पे जो प्रोविज़न रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो जो स्टेट हैं अदर स्टेट्स, यहाँ पे शेड्यूल एरिया ऑफ शेड्यूल टाइप से रिलेटेड है, प्लस कुछ अदर स्टेट्स हैं उनको उनसे रिलेटेड जो प्रोविज़न है, तो इसका ओ आ गया। और एफ से मतलब जो फेडरल लिस्ट जो बांटी गई हैं, इसमें यूनियन लिस्ट हो गई, आपकी स्टेट लिस्ट हो गई, और आपकी हो गई कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और इस पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं इस पर। तो यहाँ पे TERS OF, टीयर्स ऑफ हो गया। तो अब यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे बात करते हैं OLDPM, तो O मीन्स ऑफिशियल लैंग, ओ सॉरी, TERS OF हो गया OLD, तो ऑफिस, O मीन्स अदर प्रोविजंस हो गए, L मीन्स लैंग्वेजेस हो गया, और D मीन्स डिफेमेशन हो गया, मतलब जो हम उनको हटाते हैं। एक्चुअली राज्य, सॉरी, मैं आपको इस बारे में सही से बताता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है डिफेमेशन का। एक्चुअली क्या होता है, जब बहुत सारे जो MLAs MPs थे, वो क्या करते थे, जब दूसरी पार्टी जीत जाती थी, तो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे मिनिस्टर बनने के लालच में। तो इसी कारण ये लॉ लाया गया, और इससे क्या होता था कि हाँ, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वो मिनिस्टर का पद या दूसरा पद नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे था, ये था OLD मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। फिर आ गया PM मीन्स आपकी जो पंचायत है, पंचायत से रिलेटेड इसमें कुछ पावर्स और अथॉरिटी दी गई हैं, और M से जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको अथॉरिटी दी गई हैं। ओके दोस्तों,
सॉरी, ये थोड़ी कन्फ्यूज़न थी मुझे और वो सॉर्ट आउट हो गई है। ओके, अब बात करते हैं अपने पार्ट 1 के बारे में। PA पार्ट फर्स्ट के बारे में। पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन के बारे में बात करता है। टू बताता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। 2 रिपील कर दिया गया है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद यूनियन। 3 बताता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड एल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। 4 बताता है कि लॉ, हाँ, आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड जो लॉ हैं वो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में दिए गए हैं। और इन ये जो है ना, इनको मतलब लॉ के अकॉर्डिंग जैसा पार्लियामेंट चाहे वो लॉ बना के इनको मतलब इन आर्टिकल्स के तहत एडमिशन कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है न्यू स्टेट्स को, या फिर नई स्टेट बना सकती है भारत के अंदर। उनकी बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है। ओके, तो बात करते हैं कि आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स दैट इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कि इंडिया जो कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। एक्चुअली हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कि हमारा पहले हमारा देश बना, उसके बाद इसमें स्टेट्स ऐड की गई हैं। मतलब कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ने कि हाँ, स्टेट्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और वो सारी एक साथ आ गई हैं। जैसे यूएसए है, यूएसए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हैं, तो यूएसए में स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसा भारत में नहीं है, भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है प्रीफर्स टू फेडरेशन ऑफ स्टेट। 2 रीज़न। एक तो द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। कि इंडियन फेडरेशन नहीं, यूनियन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि हाँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को दर्शाता है। पर लेकिन ये इससे काफ़ी अलग है कि एक तो जो हमारा देश है वो फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन, वो रिजल्ट है कि इसमें स्टेट का एग्रीमेंट नहीं हुआ है अमेरिकन फेडरेशन की तरह। और जो स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो इस फेडरेशन से अलग हो। पर यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में जो स्टेट्स हैं उसको राइट है कि वो जब चाहे वो इस फेडरेशन से अलग हो सकती हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 इंडिया क्लासिफाइड है कैटेगरीज में कि टर्सरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरी स्टेट में भी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एट एनी टाइम। कि भारत में जो टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और ऐसी टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी समय एक्वायर की हैं। जो बात करें टेरिटरी ऑफ इंडिया की, तो ये वाइडर एक्सप्रेशन करता है यूनियन ऑफ इंडिया को, बिकॉज later includes and only state while the former include not but the states and also union territories and territories that may be acquired by the government of India at a future time। मतलब इसमें ये बस ये बात करता है कि हाँ, जो टेरिटरी, जो स्टेट्स हैं जो भारत बाद में एक्वायर करेगा उसके बारे में। A sovereign state can acquire foreign territories according to the modes recognized by international law। कि कोई जो हमारा सोवन स्टेट्स है वो फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है इंटरनेशनल लॉ जैसे बनाए गए, कि सेसेशन, कि या तो ट्रीटी के तहत, परचेज, गिफ्ट, लीज या प्लेबिसाइड्स। ऑक्यूपेशन मतलब हिटरटो कर सकता है अनऑक्यूपाइड बाय रिकॉग्निशन रूलर्स के थ्रू, और कंक्वेस्ट या सब्जुगेशन के थ्रू कर सकता है। एग्जाम्पल की देखें तो इंडिया एक्वायर्ड सेवरल फॉरेन टेरिटरीज जैसे दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, सिक्किम सिंस कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये सारी स्टेट्स भारत में ऐड की गई थी। ओके, आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को भी कि वो इंडिया में एडमिट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं नई स्टेट्स को, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे कि सही लगे। दस तो आर्टिकल ग्रांट करता है पार्लियामेंट को कि वो जो है ना, उसके पास पावर है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में नई स्टेट्स को ऐड कर सकता है और इस्टेब्लिश कर सकता है न्यू को। आर्टिकल 3 बताता है कि जो है ना, फॉर्म कर सकते हैं न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। कि जो पहले से ही भारत का भाग हैं उनको सेपरेट करके नई स्टेट बना सकते हैं, किसी 2 स्टेट को एक साथ मिला सकते हैं। ओके, और एक से ज़्यादा स्टेट को यूनाइट कर सकते हैं। ओके,
फिर है किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, बाउंड्री को आगे घटा बढ़ा सकते हैं, और इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 3 ये बोलता है। नोट करने की बात ये है कि आर्टिकल 2 रिलेट टू एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो आर्टिकल 2 बात करता है उनके उन स्टेट्स के एडमिशन है स्टेब्लिश के बारे में जो इंडिया का भाग नहीं है, पहले नहीं है, जैसे कि सिक्किम, गोवा हो गए। फिर और आर्टिकल 3 बात करता है कि जो पहले से ही एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं और उनमें कुछ चेंजेस, कुछ फॉर्मेशन की बात हो चाहे तो वो कर सकता है, जैसे तेलंगाना और उत्तराखंड हो गया। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। ओके, यहाँ पे ये बहुत बढ़िया बात दी गई है कि इंडिया एंड सॉरी गाइस, सॉरी, मतलब इंडस्ट्री कब, भारत इंडस्ट्रिक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रिक्टिबल स्टेट्स का, मतलब कि भारत जो स्टेट्स हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जो द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इंक्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। जो पावर है पार्लियामेंट के पास नई स्टेट्स फॉर्म करने की पावर है किसी भी यूनियन टेरिटरीज को कि वो यूनाइटिंग कर सके पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी टू अदर स्टेट इन यूनियन टेरिटरी, कि वो नए फॉर्म को, ये तो हमने बात कर ली, वही रिपीट है कि वो नए जो स्टेट्स को फॉर्म कर सकती है, किसी भी दो यूनियन टेरिटरीज को ऐड कर सकती है, नई स्टेट बना सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स टू अल्टर द एरियाज। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है पार्लियामेंट को कि वो एरियाज को बढ़ा सकती है, बाउंड्रीज को नाम चेंज कर सकती है। बस पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल, हैंस द टेरिtorial इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Therefore, India is rightly described as the indestructible union of destructible states, कि states अलग नहीं हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि यूएसए में ऐसा नहीं है, जो टर्शियल इंटीग्रिटी है और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है स्टेट का, वो उसको गारंटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि जो अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट है वो ना तो नई स्टेट बना सकती है, ना इनके बॉर्डर को आगे पीछे कर सकती है। ओके, इसलिए कि यूएसए का इंडस्ट्रिक्टिबल यूनियन है ऑन ऑफ इंडस्ट्रिक्टिबल स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। हमने अब तक क्या क्या कर लिया है, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर लिया है, कुछ सिग्निफिकेंस कर लिए हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया है, प्लस यहाँ पे हमारा प्रिएम्बल हो गया है, और पार्ट 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आने वाली वीडियो में हम पार्ट 2 डेट इज सिटीजनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारी यूट्यूब चैनल से। ओके, और एट लास्ट में आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर अपना समय देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।